एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की परेशानी इस वक्त कम क्यों नहीं हो रही है और लगातार प्रयास तो जारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परेशानी लगातार बढ़ते चले जा रही है। और चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, तमाम तरह की परेशानी वर्तमान की सरकार को भी होती हुई दिखती है। 2024 का चुनाव परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी को इस तरह हिला के रख दिया है और उससे उबरने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आती है। गुजरात लॉबी खासकर इसके मामले को लेकर पूरी तरह से मशक्कत करते हुए नजर आती है। लेकिन कहा जाता है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, और तमाम तरह के बातों को टटोलने से पहले कुछ अतीत के बातों को टटोल लेना बेहद जरूरी है, तब वर्तमान को समझना आसान होता है। तो समझते चले जाइए। याद कीजिए, चुनाव से कुछ दिन पहले जिस तरह से एक नैरेटिव गोदी मीडिया ने गढ़ी थी और सरकार ने उसको प्रमोट किया था और कहा गया था कि ऐसा मास्टर स्ट्रोक मोदी जी लगाने वाले हैं जिससे 2024 का जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप हो जाएगा और 400 पार तो आसानी से होता हुआ दिखेगा। तमाम गोदी मीडिया इसी बात को कहते हुए नजर आई थी। बाद में पता चला कि एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और इस सत्र के हिसाब से ही जो बात आएगी वो 2024 की बैतरनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से पार करा देगी। और जब विशेष सत्र की बात हुई तो विशेष सत्र का एजेंडा तय नहीं किया गया था, यानी विपक्ष के नेताओं को इसका इल्म बिल्कुल नहीं था कि क्या एजेंडा सेट होने वाला है। और इसको लेकर सोनिया गांधी ने लोकसभा में एक चिट्ठी लिखी थी और यह बताया था कि पहला बार ऐसा एक सत्र आहूत होने वाला है जिसके बारे में क्या एजेंडा होगा ये लोगों को पता बिल्कुल नहीं है। जबकि परंपरागत के अनुसार अगर कोई भी विशेष सत्र बुलाया जाता है तो एजेंडा तय होता है और यही से एक सस्पेंस क्रिएट किया गया था और एक रहस्य की बात सामने आते हुए दिखती है। लेकिन बड़े दिलचस्प नजारे हैं। आया तो क्या आया, महिला आरक्षण बिल आया और कहा जाने लगा ये तो मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन जैसे ही महिला आरक्षण बिल आया और विपक्ष की तरफ से एक आवाज आई, खासकर राहुल गांधी ने एक आवाज उठाया और वो ये उठाया कि इस महिला आरक्षण में आरक्षण बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, याद कर लीजिए, यानी कहा गया कि महिला आरक्षण में जब आरक्षण की व्यवस्था नहीं है तो सभी पढ़ी लिखी व्यक्ति और शहर के लोग ही इसमें आ जाएंगे, लेकिन गांव देहात की महिलाओं की भागीदारी लोकसभा में सुनिश्चित नहीं होगी। ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है। और वहीं से भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि जो मास्टर स्ट्रोक है वो मास्टर स्ट्रोक तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात राहुल गांधी ने यह भी उठाया और इंडिया गठबंधन के कई लोग उठाते हुए नजर आए। वो ये कहते हुए नजर आए कि कहा जा रहा है मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन यह जब 2024 के बाद होगा, यानी 2029 में इस बात को लागू कराने की बात की जा रही है, तो महिला का आरक्षण देने में इतनी देरी हो क्यों रही है। अगर सरकार चाहती तो महिला आरक्षण को तुरंत लागू करवा देती, लेकिन ऐसा कर क्यों नहीं रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा था कि इस आरक्षण में आरक्षण नहीं है, यानी दलितों का, आदिवासियों का और दूसरे कमजोर महिलाओं का उत्थान के लिए इसमें, यानी उनका रिजर्वेशन इसमें बिल्कुल नहीं है। तो कहा जाने लगा था कि पिट गई, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक पिट गया और सब कुछ लोकसभा चुनाव के बाद होता हुआ दिखा। तो समझते चले जाइए, यानी भारत की जनता को पहले से लगने लगा था कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव परिणाम में 400 पार नारे की हवा तो बिल्कुल निकल ही गई, 272 के लाले पड़ गए, यानी बैसाखियों में सरकार होते हुए दिखी। तो सब कुछ टटोलते चले जाइए। और 400 पार नारे के साथ ही साथ जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने एक नैरेटिव को पूरी तरह से सेट कर दिया था, कहा जाने लगा था इंडिया गठबंधन की तरफ से कि 400 पार इसलिए चाहिए ये संविधान बदलने वाला है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों का बयान भी हैरत अंगेज जरूर है। वो ये कहते हुए नजर आने लगे थे कि संविधान बदलेगा, संविधान में संशोधन होंगे और इसी का फायदा तो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन में उठाने का काम जरूर किया और नैरेटिव सेट हो गई। दलितों को लगने लगा,
आदिवासियों को लगने लगा और साथ साथ बैकवर्ड समाज को लगने लगा कि यदि आरक्षण समाप्त करने की योजना में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी तो हम लोगों का क्या होगा। और कहा जाता है, और राजनीति पर नजर रखने वाले और विश्लेषक ये कहते हुए नजर आते हैं कि इसकी भी खमियाजा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ गया। उत्तर प्रदेश जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए उर्वरक भूमि थी, उसमें डेंट लगने का सबसे बड़ा कारण यही बताया जाता है। तो कहा जाने लगा था कि लगातार तमाम तरह का मास्टर स्ट्रोक जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेला जाने लगा था, तो सब कुछ पिटता हुआ नजर आने लगा था और चाणक्य कहे जाने वाला अमित भाई शाह का तमाम मास्टर स्ट्रोक फेल होते हुए नजर आने लगे थे। तो राजनीति पर नजर रखने वाले 400 पार नारों को पहले से ही संदेह के घेरे में रख लिए और किसी ने अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया था कि 272 के भी आंकड़े यानी जादुई आंकड़े को छूने में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। तो समझते चले जाइए, परिणाम आ गया और 240 में ही पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। और यही से शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की लड़ाई। गुजरात लॉबी उसी समय में कमजोर होती हुई दिखी और जिस तरह से ये दिख जाएगी, यानी अंदर खाने की जो लड़ाई है सतह पर आ जाएगी, इसकी भी कोई परिकल्पना तो बिल्कुल नहीं किया था। लेकिन सब कुछ होता हुआ दिखा और तमाम तरह के झगड़े जो आपसी कला थी वो अब नासुर बनता हुआ नजर आने लगा है और राजनीति पर नजर रखने वाले आसानी से देखते हुए नजर आते हैं। एक फैसले चलती थी दिल्ली से और वो जिला और प्रखंड में इस तरह पहुंच जाती थी मानो उस लकीर को काटने की किसी में हिमाकत तो बिल्कुल नहीं है। यहां तक कि आरएसएस में भी वो ताकत बिल्कुल नहीं बची थी कि गुजरात लॉबी के किसी भी फैसले के खिलाफ में आवाज उठाते हुए नजर आए। सब कुछ उंगलियों में नचाते हुए गुजरात लॉबी नजर आई। बड़ी हनक के साथ और बड़ी ठसक के साथ राजनीति जरूर की गई थी, लेकिन जैसे जैसे परवान चढ़ता चला गया और एक एक रिजल्ट साफ होता हुआ दिखा, तो अंदाजा लगाते चले जाइए कि किन किन झगड़ों को, किन किन आपसी कला को टटोलते चले जाइएगा, सिलसिलेवार ढंग से देखते चले जाइएगा। एक समय था कि जब राजनाथ सिंह एक पर्ची वसुंधरा राजे सिंधिया को थमा दी और उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम सीएम में नहीं था, बड़ा हैरत अंगेज अंदाज जरूर था और राजनाथ सिंह मुस्कुराते नजर आए। लेकिन जब पर्ची वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में आई तो उसके होश पाकता आ गए। पूरी तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को लगने लगा था कि उनकी जमीन दरक गई। तो उसका परिणाम भी राजस्थान के चुनाव में होते हुए दिखा। यानी राजस्थान भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी भूमि मानी जाती थी, लेकिन डेंट तो वहां भी लग गया। समझते चले जाइए। और जिस बातों को लेकर, गुजरात मॉडल की बात को लेकर 2014 में मोदी जी आए, तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत किला गुजरात भी तो दरक ही गया। किसने अंदाजा लगाया था। और गुजरात की जो भूमि, जो भारतीय जनता पार्टी की उर्वरक भूमि थी, वो भी बंजर होती भी दिखेगी। और किसने अंदाज लगाया था कि वाराणसी जो लोकसभा चुनाव है, जो मोदी जी का सबसे सेफ सीट माना जाता था, उसमें मात्र 1,52,000 में ही मोदी जी को जीतने के लिए संतोष करना पड़ जाएगा। पिछले चुनाव में 3,80,000 से ज्यादा मतों से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीते थे। लेकिन इस चुनाव ने 1,52,000 की जीत ने जरूर संदेह पैदा कर दिया। वो भी कब, जब उनको पूरी तरह से वाराणसी में 2 दिन कैंप करना पड़ा था। ये सब कुछ भारत की जनता ने आसानी से देखा। तो जिस मोदी जी के नारे के साथ पूरी तरह से विधानसभा के नैया पार कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और हर जगह डिमांड होता था कि नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम हो जाए, अमित शाह का प्रोग्राम हो जाए, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी को खुद अपने लोकसभा चुनाव में चुनौती पेश होते हुए नजर आई, एक आम नेता के साथ अजय राय, जो उत्तर प्रदेश की जमीन पर बहुत बड़ा असर तो बिल्कुल नहीं रखते हैं, अलबत्ता वो एमएलए कई बार रहे, लेकिन वो लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1,52,000 में से जीतने के लिए जब नरेंद्र मोदी को मजबूर करते हुए नजर आए, तो कहा क्या जाएगा और कैसे कह लिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी को भी किस तरह से उनकी जमीन कहां बची। टटोलते चले जाइए। विडंबना एक नहीं, त्रासदी एक नहीं, परेशानी एक नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। लगातार राज्य दर राज्य
में अंदर खाने की जो लड़ाई आपसी कला है वो स्वर बन के उभरता हुआ नजर आता है। किन किन चीजों को टटोलते चले जाइएगा, एक बड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा, घंटों घंटों लग जाएंगे, आप देखते देखते थक जाइएगा। दर्शक भी चाहते हैं कि कम शब्दों में अपनी बात को कह दें, तो कोशिश रहती है कि कम शब्दों में अपनी बात को हम रख दें। तो समझते चले जाइए, परेशानी यह बिल्कुल नहीं है, और शब्दों पर नियंत्रण तो किसी का भी नहीं रहता है। तभी तो गिरिराज सिंह जी आडवाणी जो बीमार है उसके लिए भारत रत्न की मांग करते हुए नजर नहीं आते, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। लेकिन मांग किसका कर रहे हैं भारत रत्न का? तो नीतीश कुमार के लिए करते चले जा रहे हैं। और कभी गिरिराज सिंह ने कभी आडवाणी के दरवाजे पर जाकर झांकी नहीं मानी कि उनकी अस्पताल में उनकी क्या पोजीशन है, कभी अस्पताल जाने की जहमत नहीं उठाई। तो समझते चले जाइए। तो बिहार की भूमि में भी जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कद्दावर लीडर नहीं है, और जब झारखंड में भी कद्दावर लीडर की कमी होता हुआ दिखता है, तो कई राज्यों में जिस तरह से बड़े नेताओं के साथ में जो गुजरात लॉबी की जो ट्यूनिंग है वो कमजोर होते हुए दिखी है, वो कुछ भी बात तो बिल्कुल नहीं है। तो समझते चले जाइए कि कहा जाने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े मुद्दे तो पीटते चले गए लोकसभा चुनाव से पहले, और परिणाम तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिला दी। भारतीय जनता पार्टी को चेहरे चुनने में मशक्कत करना पड़ रहा है। झारखंड में विधायक दल का नेता चुनने में भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो समझते चले जाइए, प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की बात हो रही है, रघुवर दास के इस्तीफे ले लिए गए हैं, लेकिन अभी भी तक वो राजनीति में बेरोजगार जरूर है, आनंद फानन में उसके इस्तीफे जरूर हुए। बिहार की भूमि को टटोल लीजिए, तो कोई भी चेहरा बिहार में भी उनको नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के आगे कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह मनोहर लाल खट्टर के जाने के बाद कम समय में जिस तरह सैनी जी को कमान दिया गया, उनको चेहरा बनाया गया, तो संदेह तो पहले से ही चल रहा था। लेकिन आनंद फानन में और किसी न किसी तरह से हरियाणा का चुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी जरूर और जरूर कामयाब हो गई। लेकिन झारखंड के चुनाव में पूरी तरह से अब पूरी एनर्जी लगाने के बावजूद भी मुंह के खाई भारतीय जनता पार्टी को याद करना चाहिए। और दिल्ली चुनाव के को ही देख लिया जाए, एक तरह से सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसी कौन सी परिस्थिति खड़ा है कि लगातार तमाम प्रयास के बावजूद भी दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं सक रही है। जहां बिहार में एक तरह से बड़े मुशक्कतों के बाद भी उनके हाथ में नेतृत्व नहीं आया है, यानी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना, हिंदी पट्टियों की सबसे बड़ी ताराजी जरूर है। उसी तरह दिल्ली जो राजधानी है, जहां केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन जब राज्यों की बात कर लिया जाए तो किसी न किसी तरह से अरविंद केजरीवाल बाजी मारते हुए नजर आते हैं। और पिछले चुनाव को देख लिया जाए तो अमित भाई शाह उतरे थे मार्केट में, और कहा गया था कि वो घर घर पर्ची बांटते हुए नजर आएंगे, और अमित शाह ने ऐसा किया भी। और कहा गया कि पहली बार अमित शाह के हाथों में कमान है तो दिल्ली जरूर फतह होगी। लेकिन दिल्ली के चुनाव परिणाम ने सबको सकते में जरूर डाल दिया, और फिर चुनाव होने वाला है अनकरीब। अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फिर तरह से एक्टिव है। और किसने सोचा था कि नरेंद्र मोदी बैसाखियों के साथ चुनाव, और किसने सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी बैसाखियों के सहारे सरकार चलाते हुए नजर आएंगे। कहा जाता है राजनीति में कि एक सुबह जब नीतीश कुमार को याद करना पड़ता है तो एक शाम उनको चंद्रबाबू नायडू को याद करना पड़ता है। यही मजबूरी, यही त्रासदी भारतीय जनता पार्टी को परेशान जरूर कर रही है, और यही त्रासदी भी है। तो हमारा ये छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उससे विनम्र निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कर दे। जोहार।